हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे धारा 17 के अंतर्गत संचयन के लिए निर्देश। सामान्यतः हम लोगों ने धारा 11 के अंतर्गत पढ़ा था सृष्ट हित के विरुद्ध निर्बंध, जिसमें हमने देखा था कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है, अंतरित कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को उपयोग करता है। यदि ऐसा ट्रांसफर, ऐसा अंतरण आत्यांतिक, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से हस्तांतरित कर दी, पूर्ण रूप से अंतरित कर दी, विक्रय कर दी, सेल कर दी, तो उस प्रॉपर्टी को अंतर्ती के द्वारा अपने तरीके से उपभोग करने का अधिकार होगा। उस पर किसी प्रकार का कोई निर्बंधन, कोई शर्तें अधिरोपित नहीं की जा सकती। ये हम लोगों ने धारा 11 के अंतर्गत देखा। लेकिन धारा 17 उसका एक प्रकार से कुछ आपवादिक दशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर संपत्ति के अंतरण के पश्चात उस संपत्ति की आय को संचित करने का निर्देश दिया जा सकता है। उस प्रॉपर्टी से, उस संपत्ति से होने वाली आय का हिस्सा, उस संपत्ति से होने वाली आय का जो है तो पार्ट संचित करने का निर्देश दिया जा सकता है ना। यहाँ पर धारा 17 के अंतर्गत संचयन के लिए निर्देश है ना। जैसे मान लीजिए हीरालाल है ना, इसकी एक संपत्ति है ना, ये मकान, ये देखिए मकान है ना, दिख रहा मकान टाइप का है ना, 1 2 3 1 2 3 4 माले का जो है तो मकान है ना। तो ये हीरालाल का मकान है। हीरालाल ने इस मकान को जो है पन्नालाल को ट्रांसफर किया है ना, पन्नालाल को संपत्ति का अंतरण किया, मकान का ट्रांसफर किया। लेकिन इस मकान के ट्रांसफर के साथ ही हीरालाल ने पन्नालाल के लिए एक शर्त लगा दी। क्या? कि इस मकान से होने वाली आय का है ना, जो भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो उसके हिसाब से है ना। तो मान लीजिए इसने कहा कि 50% आय है ना, ये परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है ना। तो मान लीजिए इसने कहा कि इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय का 50% जो है आय मेरे लिए जो है तो संचित होती रहेगी है ना, या मेरे परिवार के सदस्यों के लिए संचित होती रहेगी। तो कब तक? क्योंकि हम लोगों ने धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध अधिकार पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि कोई प्रॉपर्टी एक जगह बंद करके ना रह जाए,
बीच में कहीं अटक करके ना रह जाए, वह या तो अंतरक के पास रहे या अंतर्ती के पास रहे। यहाँ संपत्ति को अंतरक के द्वारा अंतर्ती को अंतरित किया जा रहा है, लेकिन उस संपत्ति से होने वाली आय का एक हिस्सा ये कह रहा कि मेरे लिए या मेरे वृहत उत्तराधिकारियों के लिए संचित होता रहे। धारा 17 कहती है कि ऐसा निर्देश दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा संचयन का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन कब तक? ऐसा संचयन हो सकता है, लेकिन कब तक? तो उसके लिए यहाँ पर समय सीमा बता दी गई है। यहाँ पर जो है तो एक टाइम लिमिट निर्धारित कर दी गई, और वो टाइम लिमिट क्या है? अंतरक के जीवन काल तक के लिए या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष, है ना। अंतरक के जीवन काल तक के लिए या जो है यहाँ पर अंतरण की दिनांक से, जिस दिनांक को ट्रांसफर किया जा रहा है संपत्ति का, उस दिनांक से 18 वर्ष, है ना। या तो अंतरक का जीवन काल, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, है ना, इसका जीवन काल, ना, ये अंतरक है। ये कौन है? अंतरक, और ये अंतर्ती। तो यहां पर कह रहा है कि अंतरक के जीवन काल तक के लिए आय के संचयन का निर्देश दिया जा सकता है, यह वैध होगा। या फिर कह रहा कि जिस तारीख को, जिस डेट को अंतरण हुआ, मान लीजिए 1 जनवरी सन 2000 में जो है तो अंतरण हुआ, है ना, तो यहां से जो है 18 वर्ष, अर्थात जो है 1 जनवरी 2018, है ना। तो इन दोनों अवधियों में से जो भी अधिक हो, इन दोनों अवधियों में से जो भी अधिक हो, समझ में आया क्या कह रहा है? कि कोई अंतरक अपनी संपत्ति का अंतरण अंतर्ती को करता है, साथ ही साथ उस संपत्ति से होने वाली आय का एक हिस्सा स्वयं अपने लिए या अपने हित प्रतिनिधियों के लिए संचयन का निर्देश, है ना, संचयन का निर्देश देता है। तो धारा 17 कहती है कि ऐसा संचयन का निर्देश दिया जा सकता है, वैध है, वैलिड है, लेकिन कब तक? अंतरक के जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष, जो भी अधिक हो। जो भी अधिक हो से क्या मतलब है? मान लीजिए अंतरक जो है अंतरण की दिनांक से 50 वर्ष जो है तो जीवित रहता है ना। अंतरण की दिनांक से अंतरक जो है 50 वर्ष और जीवित रहता है, तो 18 वर्ष और 50 वर्ष दोनों में अधिक कौन है? स्वाभाविक सी बात है 50 वर्ष। यहाँ पर जो है यदि अंतरण की दिनांक से अंतरक जो है 50 वर्ष और जीवित रहता है, तो 18 वर्ष और 50 वर्ष में अधिक कौन है? 50 वर्ष। और यदि मान लीजिए अंतरक ने संपत्ति का अंतरण किया, संपत्ति से विलग हुआ, तो संपत्ति के वियोग में मान लो 5 ही साल में निपट लिए, है ना, 5 ही साल में जो है तो उसकी अंतरक की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में फिर 18 वर्ष और 5 वर्ष में कौन बड़ा है? फिर 18 वर्ष बड़ा है। तो यदि अंतरक की मृत्यु 5 वर्ष में हो जाती है अंतरण की दिनांक से, तो उस संपत्ति का अधिकतम जो है संचयन कहाँ तक हो सकता है?
अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष। ठीक, तो इन दोनों अवधियों तक जो संचयन है वह वैध रहेगा, है ना। अंतरित संपत्ति की आय का संचयन अंतरक के जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष, इन दोनों में जो भी अधिक हो उस कालावधि तक यदि संपत्ति की आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी आय के संचयन का जो निर्देश है वह वैध होगा, वैलिड होगा। ऐसा आय का संचयन का निर्देश दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा आय का संचयन वैध होगा, आय की संचयन का निर्देश वैध होगा। लेकिन इस अवधि के बाद, है ना, इस अवधि के बाद यदि किसी आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है ना, कोई व्यक्ति कहता है कि 200 वर्षों तक हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो है तो उत्तराधिकारियों के लिए आय का संचयन होता रहेगा, तो ये यहाँ पर धारा 17 के विरुद्ध होगा, नियम के विरुद्ध होगा और ये अवैध होगा, है ना, शून्य होगा। ये जो है शून्य होगा, ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता, है ना। आय की संचयन का निर्देश अधिकतम अंतरक के जीवन काल तक के लिए और अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष तक के लिए, है ना। यहाँ तक आय की संचयन का निर्देश वैध होगा और उसके बाद दिए गए निर्देश जो है क्या होंगे, अवैध होंगे, शून्य होंगे। ठीक, ये धारा 17 का सामान्य सिद्धांत। ये क्या है, धारा 17 का सामान्य सिद्धांत। लेकिन धारा 17 में ही कुछ अपवाद भी दिए गए, है ना। आय के संचयन के जो निर्देश हैं उसके कुछ क्या हैं, अपवाद भी दिए गए। ठीक, पहला है कि अंतरक या उसके अधीन हित धारण करने वाले व्यक्तियों के ऋण का भुगतान करने के लिए यदि आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है तो वह आय का संचयन इस कालावधि के बाद भी आगे जारी रह सकता है। कब तक, जब तक कि उस ऋण का, उस कर्ज का भुगतान ना हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हीरालाल के द्वारा 1 करोड़ का कर्ज लिया गया, है ना, 1 करोड़ का कर्ज है ना। तो हीरालाल ने अपने मुंबई के इस मकान को जो है पन्नालाल को ट्रांसफर किया, साथ ही साथ कहा कि इस मकान से होने वाली आय का जो है 50%, है ना, इस मकान से होने वाली आय का 50% जो है हमारे इस कर्ज के भुगतान के लिए जाता रहेगा, है ना। हमारे कर्ज का जो है भुगतान होता रहेगा, हमारे ऋण का भुगतान होता रहेगा, है ना। तो ये जो है आय का संचयन कब तक किया जा सकता है, तो यहाँ पर सामान्य सिद्धांत क्या था, अंतरक का जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष, जिनमें से जो भी अधिक हो उस अवधि तक। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इस अवधि के आगे भी जो है ऐसे जो है तो आय का संचयन किया जा सकता है। कब तक, जब तक कि उस संपूर्ण कर्ज का, उस संपूर्ण जो है तो ऋण का भुगतान ना हो जाए।
कौन से ऋण का? जो अंतरक के द्वारा या उसके अधीन हक या हित धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश विधि में, अंग्रेजी विधि में अंतरक या उसके हित प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के ऋण को भी प्रतिभूत किया जा सकता है ना। अंग्रेजी विधि में किसी दूसरे के ऋण के लिए भी ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है, आय के संचयन का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भारतीय विधि में केवल अंतरक के द्वारा लिए गए ऋण या अंतरक के अधीन हित प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के ऋणों के भुगतान के लिए आय के संचयन का निर्देश दिया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऋण के भुगतान के लिए इस जो है अवधि से आगे भी आय का संचयन हो सकता है। इसके बाद दूसरा अपवाद है कि अंतरक के अधीन हित दावा करने, हित पाने वाले उसके जो है तो पुत्र पुत्रियां और भी दूर संततियां, इनके संरक्षण के लिए, इनके शिक्षा दीक्षा के लिए, इनके विवाह आदि के लिए यहाँ पर आय के संचयन का निर्देश दिया जा सकता है। और वह यह तो कहना चाहिए कि आय के संचयन का निर्देश इस अवधि के आगे भी जा सकता है ना। यहाँ पर जो है ऐसी अपनी जो है तो कहना चाहिए कि संतान या पुत्र पुत्री या जो है तो कहना चाहिए कि दूर की संतति अर्थात अपने नाते रिश्तेदारों के बच्चों के हितों को जो है तो ध्यान में रखते हुए है ना, उनके जो है तो कहना चाहिए पालन पोषण या उनकी शिक्षा या उनके जो है व्यापार व्यवसाय आदि को लेकर के यहाँ पर ऐसा निर्देश दिया जा सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में भी जो है इस अवधि के आगे अर्थात अंतरक के जीवन काल और अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष के बाद भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है? आय के संचयन का निर्देश दिया जा सकता है और वह क्या होगा? वैध होगा, है ना। इसके बाद अगला है तीसरा जो अपवाद है वह है संपत्ति के परिरक्षण या संरक्षण हेतु, प्रतिरक्षण हेतु, अनुरक्षण हेतु, अर्थात अंतरक के द्वारा जो संपत्ति बेची गई है ना। अंतरक कहता है कि देखो हमने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई इस मकान में लगा दी, हमने बड़े अरमानों से अपना ये मकान तैयार किया है, मजबूरी में है ना, विशेष परिस्थितियों के कारण ये मकान हमें अंतरित करना पड़ रहा है, ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन इस मकान को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और इस मकान से होने वाली आय का है ना 10% जो है वह इसी मकान की देखरेख में, इसी मकान के संरक्षण में, इसी मकान की सुरक्षा पर खर्च किया जाए। तो ऐसा यदि कोई जो है तो आय के संचयन का निर्देश जारी किया जाता है जो कि उसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हो, उसी संपत्ति के संरक्षण के लिए हो, उसी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए हो, तो यहाँ पर अंतरक के जीवन काल और अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष वाली अवधि के बाद भी ऐसी आय के संचयन का निर्देश जारी किया जा सकता है और ऐसा निर्देश वैध होगा, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि संपत्ति के जो है रक्षण के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की जो है कहना चाहिए कि फायदे के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए यदि इस संपत्ति से होने वाली आय का जो है तो संचयन करने का निर्देश दिया जाता है तो वह इस अवधि के बाद भी मान्य होगा, वैध होगा, सही होगा। ठीक। इसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 की अगर हम चर्चा करें
तो संपत्ति अधिनियम 1882 की धारा 18 यहाँ पर एक प्रकार से धारा 17 का अपवाद प्रस्तुत करती है। धारा 18 धारा 17 का अपवाद प्रस्तुत करती है। अर्थात जहां पर धारा 17 कहती है कि अंतरक के जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष जो भी अधिक हो, इस अवधि तक के लिए ही संपत्ति की आय का संचयन का निर्देश दिया जा सकता है, उसके बाद नहीं। यदि उसके बाद संपत्ति की आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है तो वह शून्य होगा। लेकिन यहां पर धारा 18 कहती है कि यदि ऐसी संपत्ति की आय का संचयन लोग के फायदे के लिए है, किसके लिए है? लोग के फायदे के लिए है, जनता के फायदे के लिए है। यहाँ पर जो है जनता से जुड़े हुए ना फायदों के लिए, जैसे कि धार्मिक यह तो क्रियाकलाप के लिए है ना, ज्ञान अर्जन के उद्देश्य के लिए, स्कूल कॉलेज आदि के लिए है ना, धार्मिक कार्यों के लिए है ना, मंदिर गुरुद्वारा आदि बनाने के लिए, या यह तो कहना चाहिए कि धार्मिक आयोजन करने के लिए, कोई प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन करने के लिए है ना, इस तरीके से, या कोई वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए है ना, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ हो है ना, स्वास्थ्य की दृष्टि से है ना, हॉस्पिटल वगैरह है ना, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए कि इस हॉस्पिटल से जो है सभी लोगों के लिए निःशुल्क इलाज मिलता रहे, इसके लिए इस संपत्ति से होने वाली आय का 50% इस अस्पताल के लिए हमेशा जाता रहेगा, है ना, है ना। सुरक्षा या है ना, उनकी जो है सुरक्षा आदि के लिए, मानव के है ना, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, या मानव जाति के फायदाप्रद किसी अन्य उद्देश्य के लिए है ना, मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव जाति के जो है तो उत्थान के लिए, यदि किसी संपत्ति के आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है जनता के कल्याण के लिए, लोग की भलाई के लिए, यदि यहाँ पर आय की संचयन का निर्देश दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी ये अवधि, अंतरक का जीवन काल और अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष, ये अवधि लागू नहीं होगी, बल्कि इससे आगे जाकर के शाश्वत है ना, शाश्वत काल तक यह अनलिमिटेड है ना, हमेशा हमेशा के लिए भी यहाँ पर आय के संचयन का निर्देश दिया जा सकता है ना। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि इस संपत्ति से होने वाली आय का 50% हमेशा, जब तक ये संपत्ति रहेगी तब तक यह तो मंदिर के लिए जाता रहेगा, स्कूल के लिए जाता रहेगा है ना, कोई व्यापारिक यह तो उद्देश्य के लिए जाता रहेगा, स्वास्थ्य के लिए है ना, हॉस्पिटल वगैरह के लिए जाता रहेगा है ना, सुरक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए जाता रहे, या अन्य मानव के फायदाप्रद उद्देश्य के लिए, मानव उन्नति के लिए, मानव उत्थान के लिए है ना, मानव भलाई के लिए, ऐसी संपत्ति का यह तो कहना चाहिए कि एक भाग आय का यह तो एक हिस्सा संचित किया जाता रहेगा। कब तक? हमेशा हमेशा के लिए। तो यह भी धारा 17 के अंतर्गत आय के संचयन के निर्देश का एक अपवाद प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के अंतर्गत आय के संचयन के निर्देश के बारे में प्रावधान किया गया है। अंतरक अपनी संपत्ति को अंतरित करते हुए
अंतर्ति के ऊपर ऐसी संपत्ति की आय के संचयन का निर्देश लगा सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई। वह समय सीमा है अंतरक का जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष, इन दोनों में से जो भी अधिक हो उस समय तक संपत्ति के आय का संचयन किया जा सकता है और वह वैध होगा। लेकिन उसके बाद अर्थात इस टाइम लिमिट के बाद यदि आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है तो ऐसी आय के संचयन का निर्देश अवैध होगा, शून्य होगा, ऐसा संव्यवहार शून्य होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं। पहला अपवाद बताया गया है कि अंतरक या उसके अधीन हित उत्पन्न करने वाले व्यक्ति अर्थात उसके विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिए गए ऋण, या तो अंतरक ने लिए हैं या उसके विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा जो ऋण लिए गए हैं उस ऋण के संदाय के लिए यदि संपत्ति के आय के संचयन का निर्देश है तो जब तक उस ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक ऐसी संपत्ति की आय का संचयन किया जा सकता है, ऐसा निर्देश दिया जा सकता है। वह यहाँ पर अंतरक के जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष की जो समय सीमा है उससे आगे हो सकता है। ये तब तक जा सकता है जब तक कि उसके संपूर्ण ऋण का भुगतान ना हो जाए। दूसरा हमने देखा कि अंतरक के पुत्र पुत्रियां या अन्य दूर संतति है ना, उनके कुशल क्षेम, उनकी सुरक्षा, उनके जो है तो कहना चाहिए शिक्षा दीक्षा, उनकी देखभाल आदि के लिए भी यहाँ पर यदि आय की संचयन का निर्देश दिया जाता है तो वह भी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है इस अवधि के आगे जा सकता है। और तीसरा हमने देखा कि जो अंतरित संपत्ति है उसी संपत्ति के रख रखाव, उसी संपत्ति की सुरक्षा, उसी संपत्ति के संरक्षण अनुरक्षण के लिए भी यहाँ पर यदि संपत्ति के आय का संचयन किया जाता है तो क्या किया जा सकता है। इस पर भी कोई जो है तो कहना चाहिए समय सीमा बाध्यकारी नहीं होगी, अर्थात अंतरक के जीवन काल या अंतरण की दिनांक से 18 वर्ष इनमें से जो भी अधिक हो, ये जो सीमा लगी हुई है इसके आगे जाकर के है ना, इससे अधिक समय के लिए भी आय का संचयन किया जा सकता है संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। धारा 18 के अंतर्गत हमने देखा है ना, धारा 18 भी धारा 17 का अपवाद प्रस्तुत करती है, जिसमें कहा गया है कि यदि मानव भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, यदि मानव के धार्मिक कृत्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, या कहना चाहिए कि आपकी जो है तो मानव के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, क्षेम, कुशलता या मानव कल्याण के अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि इस प्रकार का संपत्ति की आय के संचयन का निर्देश दिया जाता है तो कह रहा हूँ वहाँ पर भी जो है ऐसी समय सीमा बाध्यकारी नहीं होगी। शाश्वत काल के लिए भी, हमेशा के लिए भी यदि ऐसी आय का संचयन का निर्देश दिया जाता है तो मान्य होगा, वैध होगा, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। तो ये धारा 17 के अंतर्गत हम लोगों ने आय के संचयन के निर्देश देखे। यदि अभी तक आपने RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।